अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह का सितारा। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक ठाक हैं, अच्छी सेहत में। वेदर नाज़रीन चेंज हो चुका है, ठंड अपनी मौजूदगी का एहसास हमें करवा रही है, लेकिन जहां पर हमें फाइनली ठंडक थोड़ी सी महसूस हो रही है, अच्छा मौसम महसूस हो रहा है और हम इसको इंजॉय करें, वहीं पर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो सीज़न की तब्दीली है वो बहुत सारे मसले और मसाइल भी अपने साथ लेकर आई है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनको सांस की दुश्वारी का मसला है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अस्थमा पेशेंट हैं और जैसे ही मौसम चेंज होता है बच्चों को जो है सांस लेने में दुश्वारी होती है। फिर वो लोग जो कि साइनसेस के पेशेंट हैं, पोलन हो गया, डस्ट एलर्जीज होगी, हमारे यहाँ स्मोक भी जो है अब वो एक सीज़न बन के सामने आ चुका है। तो घर में हर्बल तरीके से हम कैसे इसको क्योर कर सकते हैं, बहुत सारे आई एम श्योर कावे होंगे, बहुत सारे ऐसे टोटकाज होंगे जो अगर घर में हम थोड़ी सी एहतियात बरतें मौसम की तब्दीली से पहले, तो हम इनकी जो वर्स्ट अलामात हैं उनसे बच सकते हैं। बहरहाल एक तो हम मौसम की तब्दीली और इसके असरात के हवाले से बात करेंगे और प्रोग्राम में आगे चलकर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं तो यूजुअली लोग विंटर्स में अपना जो वेट है वो भी गेन कर लेते हैं। तो ऐसे में वेट लॉस की जो अच्छी अच्छी टिप्स हैं, आसान टिप्स और सस्ती टिप्स, वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर फैसल इज़ विद अस। डॉक्टर फैसल, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे ऑलवेज प्रोग्राम के लिए। प्लेजर। सो डॉक्टर फैसल, मौसम की तब्दीली और अपने साथ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और जो सांस की दुश्वारी है, ये भी सारी चीज़ें लेकर आती है। सो क्या ऐसी एहतियात है जो हम पहले से ही कर सकते हैं मौसम की तब्दीली से पहले या उसके साथ साथ, कि जो अलामात हैं वो वर्स्ट ना हो? बिल्कुल पहले ही करनी चाहिए, ठीक है। एहतियातें जो उनसी हैं वो पहले ही करनी बेहतर है। तो सबको पता होता है कि सीज़न चेंज अंदाज़न 10-15 दिन में होने वाला है, तो उससे पहले पहले जो उनसा है कुछ एहतियातों को कर लेना चाहिए, ख़ास तौर से उन पेशेंट्स को या उन बुज़ुर्गों को, बच्चों को जो इससे अफेक्ट हो सकते हैं, जिनके ऊपर असरअंदाज ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये करनी चाहिए कि बच्चों को और बूढ़ों को टेम्परेचर शॉक से बचाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब टेम्परेचर शॉक जो उनसा है वो डेली बेसिस पे हमें हो रहा है कि गाड़ियाँ जो उनसी हैं वो हमने ठंडी रखी हुई हैं, स्कूल से बच्चे घर आ रहे हैं, स्कूल से गर्म निकले, ठंडी गाड़ी में बैठे, 10 मिनट के बाद फिर गर्म आबो हवा में निकले और फिर अपने घरों में चले गए। तो ये जो उनसा टेम्परेचर का रैपिड चेंज है बॉडी इस वाले सीज़न में उसको एक्सेप्ट नहीं करती। वहाँ पे आके बॉडी जो उनसा है फिर रिएक्शन दिखाना शुरू करती है और उसके बाद फिर आपकी इम्यूनिटी वीक होना शुरू होती है। इम्यूनिटी वीक होती है तो फिर आपको ये सारे मसले शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें ख़ुराक का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को साइनस का ऑलरेडी प्रॉब्लम है उनको अभी से ही मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। शाम के बाद जब निकलें ख़ास तौर से, तो उस वक्त थोड़ा सा अपने आप को हल्का सा बिल्कुल लाइट कॉटन से कवर करना शुरू कर दीजिए। मतलब यह है कि कपड़ों की भी थोड़ी सी तब्दीली कर लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर फैसल, हम यही देखते हैं ना कि जैसे मौसम तब्दील होता है, विंटर्स आ रहा होता है, एसी कभी बंद होता है कभी ऑन होता है, गाड़ी का भी टेम्परेचर जो है वो इतना हम उस तरह से ख्याल नहीं रख पा रहे होते। अगर पंखा या एसी बंद करें तो गर्मी का भी एहसास होता है, या अगर ऑन कर लें तो ठंडक का भी एहसास होता है। कपड़ों की जो फैब्रिक्स हैं वो भी डिफरेंट तरह के ही यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन ये जहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, ये चेंजेस आ रहे हैं, वहीं पर एक तब्दीली जो हमारी बॉडी में या जिस्म में आती है वह कि जो पुरानी तकालीफ होती हैं वो भी निकल कर बाहर आ जाती हैं। जहाँ पर नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी या सांस की दुश्वारी के मसले हैं, वहीं पर जिस्म में दर्द, जो पुराने ज़ख़म या चोटें लगी हुई हैं, जो मसल्स पेन है, वो भी निकल रही होती हैं। तो उसको भी डील करना होता है या उस भी तकलीफ़ को भगाना होता है। हर वो तकलीफ़ जो ढकी छुपी हुई होती है वो निकल के सामने आ जाती है। अच्छा, ये सीज़न है ही ऐसा, जो भी क्लाइमेट चेंज का सीज़न होता है, चाहे सर्दी से गर्मी हो या गर्मी से सर्दी हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे बेहतर क्या है कि जैसे अगर गर्मी से सर्दी आ रही है तो वो तो हम कभी, और अभी तो हम बात करते हैं कि गर्मी से सर्दी जो आ रही है, तो इसमें देखिए जो हमारी टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं, मैं साइंस को बुरा नहीं कहता, रिसर्च को भी बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जो टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं उनको चैलेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है ना।
इस सीज़न में दूध के साथ हल्दी का इस्तेमाल बड़ा कॉमन हो जाया करता था, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनको साइनस का प्रॉब्लम है या जिनको जोड़ों के दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है, हाँ, किसी भी उम्र की है, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं उनको जोड़ों की तकलीफ। बच्चे भी पी सकते हैं, मतलब ये तो एक तरह का टॉनिक ही है, इसमें तो आपको बेहतरीन फ़वाइद ही मिलते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चों के लिए क्वांटिटी कम हो जाएगी, बड़ों के लिए पूरा मग्गा भी हो सकता है। एक सवाल है मेरा आपके लिए डॉक्टर फैसल कि हमारे यहाँ जो खाने बनते हैं वो खूब मसालों से तैयार होकर खाने हमारे बनते हैं, पकवान, तो उसमें भी हल्दी का कंटेंट अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, तो क्या वो हमें फ़ायदा हल्दी नहीं पहुंचा रही होती खाने की सालन की सूरत में, या दूध और हल्दी ही क्यों? अच्छा, देखिए, इसका ये बहुत ही अच्छा आपका वैसे बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। इसमें यह है कि जो हमारे खाने में डल रही है हल्दी, वो मैक्सिमम 1/4 चमची डलती है। ठीक है, 1/4 चमची का मतलब ये हो गया कि अगर 1 किलो की हांडी है तो उसमें 1/4 चमची है, तो इसका जो उनसे एक्टिव इंग्रेडिएंट है करक्यूमिन जिसको हम कहते हैं, वो आपका पूरा ही नहीं होता। ठीक है, हाँ, टेस्ट आ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़ हम खा रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा ज़रूर हो जाता है, लेकिन उसका वो फ़ायदा नहीं होता जो उसको अलग से लेने में है। ठीक। दूसरी बात यह है कि दूध के साथ इसका कम्बिनेशन इसलिए कहा जाता है कि करक्यूमिन जो है फैट सॉल्यूबल है, तो ये दो चीज़ों के साथ बॉडी में इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, एक काली मिर्च के साथ और एक फ़ैट के साथ। तो दूध का जो फ़ैट होता है वो इसको बॉडी में काफ़ी देर तक स्टे करवाता है ब्लड में, तो इसकी जो करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन है उसका टाइम बढ़ जाता है। आप देखिए, अमूमन ये शाम के बाद पिया जाता है, रात को पीते हैं, तो वो फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी शाम के बाद स्लो हो जाता है, तो उस वक्त उसकी डाइजेशन जो उनसे स्लो पूरी बॉडी में अच्छी सी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ बात कर लेते हैं सोर थ्रोट की, गला ख़राब, खांसी का होना, जो कि सिर्फ एक नॉर्मल कफिंग नहीं है लेकिन इसकी तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है। यूजुअली डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सारे सिरप्स लोग लेते हैं, लेकिन तकलीफ़ वहीं पर रहती है। क्या किया जाए, कौन से ऐसे कहवे पिए जाएं जिसकी वजह से गले को थोड़ा सा सुकून रहे? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट। एक तो ये कि बच्चों को या बूढ़ों को जिनको भी इस तरह के मसले हों, तो उनको चाहिए कि अपनी खुराक में डेली बेसिस पे ना सही तो हफ्ते में 3 दफ़ा ज़रूर थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में यखनी पीनी शुरू करें। ठीक है, और यखनी में जो यखनी जब बनानी है तो उसमें उन्होंने चिकन नहीं लेना, कोशिश कीजिए मटन लीजिए, अगर मटन में नहीं लेते तो सिर्फ हड्डियाँ ले लें। ठीक है, तो उसमें उन्हें जो चीज़ें शामिल करनी है ताकि उनको ओवरऑल फ़ायदा हो, और ख़ास तौर से सोर थ्रोट में अदरक, लहसुन, आपकी यही जो अभी हम बात कर रहे थे हल्दी, लौंग, दालचीनी, इनकी अच्छी ज़्यादा मिक़दार डाल के इसको बहुत हल्की आंच पे इतना पकाइए कि ये कई घंटे पके। ठीक है, जब इसमें सब वो लेस सा आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि आपकी एक अच्छी यखनी तैयार हो गई। इसको आप पीना शुरू कर दें तो इससे आपका जो सा है गले की खराश वराश भी ठीक रहेगी और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। लेकिन अगर हो जाए तो फिर क्या करें, उसके लिए फिर यह है कि आप एक कहवा, लौंग, दालचीनी, बादियान खताई जिसको हम कहते हैं, स्टार एनीस जिसे हम कहते हैं, और उसमें थोड़ा से पत्ते डाल लीजिए तुलसी के, यानी कि बेसिल लीव्स। ये पेशावरी कहवा तो नहीं बन जाएगा बड़ा ज़बरदस्त? मेरे ख्याल से वो भी गालिबन ऐसे तैयार होता है, लेकिन उसका भी टेस्ट पेशावरी कहवे की पत्ती अलग होती है। ठीक है, वो पत्ती ही अलग होती है। तो ये आपने इसमें लौंग, दालचीनी, बादियान खताई और बेसिल लीव्स, इनका आपने अच्छा सा कहवा बनाना है। इतना अच्छा कहवा बनाना है कि अगर 2 कप पानी रखा था तो वो 1 कप रह जाए। ठीक। उसके बाद शहद डाल के इसको पी लीजिए। दिन में 2 दफ़ा से 3 दफ़ा 4 दफ़ा भी पिया जा सकता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ जो होती है वो ये कि नमक के, लेकिन नमक ये रिफाइंड सॉल्ट की मैं नहीं बात कर रहा, जो हमारा पिंक सॉल्ट होता है उसके गरारे, गार्गल जिसको हम कहते हैं, गर्म पानी के साथ वो करना शुरू करें तो उससे भी यकीनी तौर पे फ़ायदा होगा। अच्छा, अक्सर लोग सिर्फ अदरक वाली चाय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते वो अदरक वाली चाय पी लेते हैं, सो ये भी इफ़ेक्टिव है और वो बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, अदरक तो है ही एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है,
तो वो तो आपके हर तरह के इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन चीज़ है, तो वो बेहतरीन है। आप आम जो हमारी काली वाली चाय होती है उसी में अगर आप अदरक डाल लें और उसको पीना शुरू कर दें तो वही बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, सूप वाली जो यखनी वाली आपने टिप दी, वैसे वो तो मैंने खुद भी उसका एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कितनी भी तकलीफ हो तो वो वक्ती तौर पर इतना टकोर का एहसास और सुकून फराहम करती है। ऐसा लगता है कि सारी वो जो खराश या तकलीफ़ या जो जलन है वो वक्ती तौर पर चली गई है, लेकिन वो ख्याल करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ जब गला ख़राब होता है तो फ्लू भी साथ होता है, कंजेशन होती है कुछ लोगों को, कुछ लोगों का रनी नोज़ होता है इस मौसम में। स्टीम घर में ली जा सकती है और उसको किस तरीके से लेना है, उसका सही जो तरीका है कार है वो क्या है? अच्छा, ली जानी चाहिए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है, आप जैसे भी आपने शुरू में बात की कि स्मॉग आ जाती है और हमारी इतनी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाती है क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा डेंस हो जाता है ना, तो उसमें नमी की वजह से जो ज़्यादा पोल्यूशन है वो मज़ीद डेंस हो जाती है, तो वो तो आपको इस पूरे पैसेज को ख़राब करती है। तो स्टीम तो आप ये समझ लीजिए कि सबको ही लेनी चाहिए। ठीक है, और कितनी टाइम लेनी है दिन में? दिन में एक दफ़ा, रात को एटलीस्ट जब आप सारे काम करके घर आ गए तो उस टाइम पे तो आपने स्टीम ज़रूर लेनी है। ठीक है। अच्छा, स्टीम लेने का जो सबसे अच्छा तरीका है उसमें एक तो नेबुलाइज करने वाला जो मशीन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि वो हर एक की अप्रोच में नहीं होती, अफोर्डेबिलिटी पे नहीं आती। हम बात कर लेते हैं आम लोगों के लिए जो पतीली में पानी गर्म करते हैं। ठीक है। ठीक है, उसमें पतीली में पानी गर्म करें और उसमें 2 ड्रॉप्स सिर्फ यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल के डाल लें। ठीक है। आंखें बंद करें, नाक से गहरा सांस लें और मुंह से छोड़ें। तरीका यही रखना है कि सांस लेना है नाक से गहरा और मुंह से छोड़ना है। ठीक। 5 दफ़ा 6 दफ़ा इस तरह से आप कर लें तो इंशाल्लाह जो आपका डेली बेसिस पे गर्द, गुबार, एलर्जेंस जमा हुए होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। ठीक है। तो हफ्ते में अगर डेली ना ले सकें तो हफ्ते में 3 दफ़ा ज़रूर। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर हम हर्बल या देसी टोटकास कर रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर के पास जाना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 तो हमें जाना चाहिए, और सबसे पहली बात ये कि मौसम की तब्दीली, तो फ्लू शॉट्स जो हैं वो लाजमी आप लगवाएं, जो कि डॉक्टर्स रिकमेंड भी करते हैं, ख़ासकर वो लोग जो कि सेंसिटिव हैं, जो कि बहुत जल्दी जिनकी इम्यूनिटी लो है, उस तरह से नहीं है, उनको तो फ्लू शॉट्स लगवाने चाहिए। और उसका सबसे अच्छा जो टाइम है वो एंड ऑफ अगस्त और स्टार्ट ऑफ सितंबर। ठीक है। जब ये मौसम चेंज होने से पहले पहले अगर आप लगवाएंगे, क्योंकि इस शॉट को लगवाने के तकरीबन 1.5 से 2 महीने लेता है ये अपनी पूरी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए और काम करने के लिए। अच्छा, ये स्मोक से भी हमें बचाएंगे फ्लू शॉट्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी एक ट्रिगर पॉइंट है ना, वो भी ट्रिगर कर रहा है ना हमारी इन सारी। ट्रिगर ज़रूर कर रहा है, लेकिन ये कि स्मोक जो उनसे एक फिजिकल चीज़ है ना, उसको आप जब तक अंदर जाने से नहीं रोकेंगे, अच्छा, उस वक्त तक वो आपको तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद मास्क है या फिर ये स्टीम है, ओके, या फिर ये है कि गार्गल्स हैं। ठीक है। ये 3-4 चीज़ें जो उनसी ये डेली बुनियादों पे लें, और कुछ नहीं कर सकते अगर आप, तो एक काम ज़रूर कर लें कि एक दिन छोड़ के एक दिन अपने नाक में लेट के और आलमंड ऑयल का एक ड्रॉप डाल लें, तो वो पूरे दिन की जो उनसी डस्ट है उसको अपने साथ लेके वो ख़त्म कर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ज़रा इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं कि एक ही घर में 5 लोग मौजूद हैं, 2 जो हैं वो इन्फेक्शियस हो चुके हैं, बाकी नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि क्या उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, बाकी अफराद की इम्यूनिटी लो है जिनको एक्सपोजर हुआ है वायरस का या बैक्टीरिया उनके अंदर है, तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? अपनी डाइट अच्छी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि जो भी सीज़न का आपका फल और सब्ज़ी आई हुई है, ठीक है, उसको आपने अपने घर में ज़रूर लेके आना है। सही। और उसका इस्तेमाल करना है। अब जैसे सीज़न चेंज होते हैं, मुख्तलिफ फल आना शुरू हो जाते हैं, आजकल मीठा आया हुआ होता है तो मीठे खिलाएं। मतलब जो भी सीज़न का चेंज है ना उसको ज़रूर खिलाइए। अब मीठा क्या करता है, आपके मलेरिया को ख़त्म करता है ना, आपके जो मलेरिया के बॉडी में अगर कोई बाइट हो जाता है, हाँ, किसी भी मॉस्किटो बाइट्स वगैरह, तो वो उससे प्रिवेंट कर देता है। कोनीन है उसमें, तो उसको प्रिवेंट कर देता है। अल्लाह ताला ने खुराक में हर चीज़ का इलाज बाकायदा रखा हुआ है, बस ये कि उसको किस तरह कब इस्तेमाल करना है, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है डॉक्टर फैसल, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके जाने बढ़ेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग और वेट लॉस। एक जानिब तो हम इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात करें, लेकिन हमारे यहाँ लोग जो हैं ज़्यादातर डाइट पर ही रहते हैं, तो इस फास्टिंग के साथ आपकी इम्यूनिटी
लो ना हो, स्ट्रॉन्ग ही रहे, क्या करना चाहिए, कैसे ख्याल रखना चाहिए और कैसे हम वज़न घटा सकते हैं, इस हवाले से बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। और ब्रेक पर जाने से पहले आपके साथ शेयर किया था कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से भी गुफ्तगू रखेंगे, या वज़न कैसे आपने घटाना है बग़ैर किसी विटामिन की डिफिशेंसी किए, कैसे आप कर सकते हैं। सस्ता डॉक्टर फैसल हम बताएंगे आज तरीक़ेकार घर में, कि कोई बहुत ज़्यादा आजकल वैसे बड़ी महंगाई है, तो घर में आसान तरीके से हम अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई बहुत महंगे हमें मल्टीविटामिन्स ना लेना पड़े, कोई महंगे हमें डाइट प्लान्स ना लेने पड़े और कमज़ोरी भी ना हो। आई एम श्योर बहुत मुश्किल होता होगा फॉलो करना भी और आपके लिए बताना भी, लेकिन आई एम श्योर ये पॉसिबल है अगर हम लगन से कर लें, फॉलो करें अगर। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ी शोर है, बड़ा इसकी चर्चा है ऑन सोशल मीडिया। आपकी इस पे क्या राय है? इंटरमिटेंट फास्टिंग, फिर अगेन वही बात करूँगा जो पहले मैंने की थी कि टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं ना। हमारे बड़े बूढ़े क्या करते थे, रात को इशा के बाद खाना खा लिया, ठीक है, उसके बाद फिर अगले दिन सुबह नाश्ता होता था। लेकिन वो नाश्ता बड़ा भारी भरकम होता था। नाश्ता भारी भरकम होता था, कोई मसला नहीं है। अच्छा, नाश्ते का भारी भरकम होने से कोई मसला नहीं होता। तो दूसरी, लेकिन ये बात है कि वो जो 8 घंटे या 12 घंटे का फास्ट होता था, उसको तोड़ना जो है ना, वो भी एक आर्ट है कि आपने उसको किस तरह से ब्रेक करना है, किस तरह से रोज़ा तोड़ना है। ऐसे से ये स्पिरिचुअल रोज़ा तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल एक टर्म यूज़ की जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी बहुत सारी तरीक़े हैं। 12/12 भी है, 16 इस तरह से भी है। मतलब विंडोज़ सेलेक्ट कर ली जाती हैं कि इतनी विंडो में खाना है, इतनी विंडो में आपने फास्ट करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने गोल कितना अचीव करना है। अगर तो आपका गोल बहुत ज़्यादा है, कोई माशाल्लाह 110 के करीब है, 100 के करीब है, केजी की मैं बात कर रहा हूँ, तो यकीनी तौर पे उनकी हमने जो खाने वाली विंडो है उसको कम कर देना है, और जो फास्टिंग विंडो है उसको हमने बढ़ा देना है। ऐसे कोई भी जो 110 पे होगा ना, वो कभी नहीं कहेगा माशाल्लाह वापस लेके अस्तगफुरुल्लाह कह देते हैं क्योंकि जो है इस वेट के लोग जो हैं अभी प्रोग्राम से पहले वेट लॉस ही करना चाहेंगे। नहीं, अभी प्रोग्राम से पहले भी एक बात हो रही थी, तो वो कहते कि मतलब क्यों कोई करना चाहे वेट लॉस ना। अच्छा। आपकी अपनी अगर सेटिस्फेक्शन है तो ठीक है, मैं लेकिन हम सेटिस्फाई रहने देते हैं लोगों को, हम भी नहीं रहने देते शायद। बिल्कुल, एक तो सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि आपको अपने अंदर बॉडी में भी तो देखना है ना कि मोटापा क्या क्या बीमारियां लेके आ रहा है। किसी बीमारी की वजह नहीं बन रहा। अगर बीमारी की वजह नहीं बन रहा, आप हेल्दी थोड़े से मोटे हैं तो ठीक है, हो जाएं। अगर आप हेल्दी थोड़े से दुबले हैं तो ठीक है, हो जाएं। कुछ जीन्स में भी चल रही होती है, कुछ फैमिलीज़ के लोग वैसे ही मोटे होते हैं, कुछ फैमिलीज़ के लोग पतले होते हैं। तो विंडो सेलेक्ट करवा ली जाती है कि भाई आप कितना खा सकते हैं, कितना आप रोज़ा रख सकते हैं। सबसे पहले ये बात होती है, उसके बाद फिर उनका डिसाइड किया जाता है कि अब आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि जो हमारी फास्टिंग विंडो होती है उसमें हम सिर्फ इजाज़त देते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि अगर 4 घंटे का खाना है और बाकी सारा 20 घंटे फास्टिंग के हैं, तो 20 घंटे तो कोई बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ना खाए पी। तो उसमें फिर हम थोड़ी सी परमिशन देते हैं कि आप इसमें पानी पी सकते हैं, कोई हर्बल कहवा पी सकते हैं, आप कोई लो कैलोरी 0 कैलोरी ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बग़ैर शहद के, बग़ैर चीनी के नींबू पानी, पुदीने का पानी, कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं। असल में बॉडी उस वक्त अपना फास्ट तोड़ देती है जब उसको कोई कैलोरी मिल जाती है। ठीक है, तो उससे वो फास्टिंग मोड से निकल जाती है, ठीक हो गया, और दोबारा से वो अपनी वर्किंग पे आ जाती है। तो हमने उसको ब्रेक भी नहीं करना, लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा सा हमने कुछ ना कुछ ऐसा बॉडी को देना है कि बॉडी चीट होती रहे। ठीक, तो ये तो एक तरीक़ा हो गया। अब इसमें बहुत से लोग जो उनसे मेरा ये ज़ाती ख्याल होता है कि जो ये वाली विंडो होती है 12-12 की, ये सबसे आइडियल है। अच्छा, ये आप लॉन्ग टर्म चला सकते हैं। के लिए भी है जो स्टार्ट कर रहे हैं फास्टिंग, उनके लिए भी मुश्किल नहीं होगी इतनी। नहीं, देखें थोड़ी बहुत तो मुश्किल सबको करनी होगी, उसको तो फेस करना पड़ेगा ना। एक शख्स को आदत है रात को 11 बजे ऑर्डर करके मंगवाने की, पिज़्ज़ा आ रहे हैं, विंग्स आ रहे हैं, चीज़ें,
तो वो तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। हफ्ता 10 दिन तो मुश्किल होगी, लेकिन उसके बाद फिर अगर आपने कुछ अचीव करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मोटिवेशन देनी पड़ती है कि भाई आपने मोटिवेटेड रहना है। 12 की इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ पर्सनली, क्योंकि इसको कंटिन्यू करना आसान है। आप 12 घंटे अगर अच्छा खा लेते हैं तो अगले 12 घंटे अगर आप अच्छे खाने की बात से ही मैं कंटिन्यू करूँगी कि जब हमने 12 आवर्स हमने फास्टिंग की है डॉक्टर फैसल, तो उसके बाद हमारी बॉडी को किन किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली हम प्रॉपर कहीं से गाइडेंस नहीं ले रहे हैं। बॉडी वीक हो जाना, बालों का गिर जाना, स्किन का मुरझा जाना, ये भी वो सारे मसले मसाइल हैं जो हम साथ साथ फेस कर रहे होते हैं। आपने जिक्र किया अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कि जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग होते थे वो लोग सुबह उठ के भारी भरकम नाश्ता किया करते थे। अब जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग या जो वो शख्स जो कि डाइट कॉन्शियस है या इनमें से किसी भी डाइट को फॉलो कर रहा है, आजकल बड़ा ट्रेंड है कि उठते ही एम्प्टी स्टमक जो है वो ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाए। तो सुबह उठते ही जब आपने 12 घंटे की विंडो रखी हुई है, उसमें आप फास्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा की भी कर रहे हैं, तो पहला कप आप जो ले रहे हैं वो ब्लैक कॉफ़ी का जा रहा है मैदे पे सीधा। ये ठीक है या गलत है? बिल्कुल गलत है। अच्छा, न्यूट्रिशनिस्ट जो मर्ज़ी कहते रहे, ठीक है, आपको नेट पे जो मर्ज़ी इंफॉर्मेशन मिल जाए, गलत है तो गलत है। ठीक है, आप सुबह उठते ही अपनी बॉडी को कैफीन नहीं दे सकते। ठीक है, चाहे वो चाय की शक्ल में हो, चाहे वो कॉफ़ी की शक्ल में हो। आपने अगर सुबह सुबह कुछ करना ही है तो सबसे बेस्ट है जो वेट लॉस में भी काम आएगा और आपकी बॉडी को नुकसान भी नहीं देगा। उसके बाद फिर चाहे तो आधे घंटे के बाद आप कॉफ़ी पी लें। वो काम ये होगा कि आपने गर्म पानी में शहद मिक्स करके वो पीना है। ठीक है, अगर आप 6 बजे उठें तो आपने ब्रश करके 6 बजे, 6:15 बजे आपने ये पानी पी लिया, गर्म पानी शहद के साथ। आधा घंटा आपने कुछ नहीं खाना। आधे घंटे के बाद अगर आपको बहुत ही शौक़ है किसी को कॉफ़ी का या चाय का, तो पी ले, लेकिन खाली पेट नहीं, उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर खाना है। अब वो कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, वो कुछ ना कुछ दलिया हो सकता है कि पहले आप दलिया खा लें, आप डिस्क साइज़ का एक पराठा खा लें जो कि देसी घी में बना हुआ हो, रिफाइंड ऑयल्स में ना बना हुआ हो, ये जो बनास्पति घी है इसमें ना बना हुआ हो। देसी घी का पराठा फ़ायदेमंद है, कतन कोई नुकसान नहीं देता, ना ही मोटापा करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात यह है कि आप एक दही का प्याला अच्छा से खा सकते हैं। दही के प्याले में आप थोड़ी सी जो उनसे हमारी देसी गुड़ की शक्कर होती है वो डाल के आप खा सकते हैं, और उसके साथ जो सा है फिर आप थोड़ी देर के बाद चाय पी लें, अपनी कॉफ़ी पी लीजिए, लेकिन एम्प्टी स्टमक बिल्कुल भी नहीं। अच्छा डॉक्टर फैसल, मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, हम फास्टिंग तो कर लेते हैं, हम डाइट्स तो कर लेते हैं, मैंने भी बड़ा कुछ इसमें से किया हुआ, लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं किया हुआ। ठीक है, इफेक्टिव होता है, लेकिन जिस्म को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। आपके जो मिनरल्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, अगर आपको किसी किस्म की डिफिशेंसी नहीं हो रही है, तो उसके लिए मैंने कहीं पर पढ़ा और किसी डॉक्टर ने रिकमेंड भी किया, मैं उस पर भी आपकी राय ज़रूर लेना चाहूँगी कि जो मटन की यखनी है वो फुल ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स है। जो भी वो लोग जो कि डाइट कॉन्शियस हैं या कर रहे हैं, अगर वो उसके 2 से 3 कप लेते हैं दिन में, तो वो आपको बहुत ताकत भी देती है, आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी भी नहीं होती है। आपकी रिसर्च इस बारे में क्या कहती है? देखिए, यखनी हर उस शख्स के लिए अच्छी है जिसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस यखनी की हम बात कर रहे हैं वो यकीनी तौर पे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को या फैट को तो बढ़ाएगी, लेकिन अगर आप उसके साथ फाइबर ज़्यादा ले रहे हैं, आप उसके बाद लंच में बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स ले रहे हैं, सैलड्स ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, दही में आप थोड़ा सा अस्पगोल का छिलका डाल के ले रहे हैं, तो फिर ये यखनी आपको डाइजेस्ट हो जाएगी और कोई नुकसान नहीं देगी। होता क्या है कि जब भी फास्टिंग की जाती है तो आप देखें कि सबसे पहले बाल ख़राब होना शुरू होते हैं, फिर अगली बारी स्किन की आती है। हमारी जो बॉडी है ना, उसके लिए सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बॉडी में है वो बाल हैं। कहती है गिरते हैं तो गिरें, मैंने बॉडी की बाकी चीज़ों को बचाना है। ठीक है, तो वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स वो खींच के बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको पहुँचाना शुरू कर देती है। लेकिन जब इस तरह की कोई हेल्दी ऑप्शंस ली जाती हैं तो फिर उसमें आपके बाल भी अच्छे रहते हैं, स्किन भी अच्छी रहती है, और साथ साथ ये कि आपका एक अच्छा डाइट भी फॉलो हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फैसल, हम वज़न कम करने की बात चूँकि सेगमेंट में कर रहे हैं और हम तरीक़ों पर भी बात कर रहे हैं, और कमज़ोरी या किसी किस्म की वीकनेस ना हो वो भी हम आपको साथ साथ टिप दे रहे हैं। अच्छा, ऐसे भी वो लोग जो कि कामयाब हो जाते हैं अपने वेट लॉस में, तो एक जो दूसरा मसला फिर उनको फेस करना पड़ता है वो स्किन लूज़ का होता है। इसको प्रिवेंट किया जा सकता है या नहीं?
बिल्कुल किया जा सकता है। अगर हेल्दी आपने डाइट loss किया किया है, अगर हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो किया है तो कभी भी स्किन लूज़ नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। उसमें क्या होगा कि आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं जो आपकी स्किन को चाहिए, उसमें कोलेजन पूरा है जो आपकी स्किन को फर्म रखने के लिए ज़रूरी है, आपका फाइबर पूरा है। तो इसलिए जो हेल्दी डाइट प्लान होता है उसका मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी में से किसी भी चीज़ को डैमेज ना करे और आपको उसका अल्टीमेटली जो सा है वो फ़ायदा पहुँचे। तो इसलिए जो हम देखभाल के या किसी के कहने पे डाइट प्लान्स कर लेते हैं या क्रैश डाइटिंग भी जिसको हम कहते हैं, वो जब की जाती है तो फिर यकीनी तौर पे स्किन अपनी जगह छोड़ती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, अक्सर हम देखते हैं कि उनको भूख भी अच्छी लगती है, वो अपने एक वेट अपना मेंटेन भी कर पाते हैं, इसको बूस्ट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी चीज़ तो दालचीनी है। दालचीनी सिंपल इन वाटर, पानी में? हाँ, उसको पीस के रख लीजिए। अच्छा। एक चुटकी खा के ऊपर से पानी पी लीजिए। ब्लड प्रेशर वाले थोड़ी सी एहतियात कर लें, अदरवाइज सबके लिए सेफ़ है। उसके अलावा अजवाइन, अजवाइन अगर आपके पास है और आप थोड़ी सी 2 चुटकी, अच्छा 1 चुटकी ये और 2 चुटकी हैं ये, ठीक है। और जो ये आपकी हथेली का दरमियान है ये आपकी फक्की होती है। आपने सुना होगा ना, फक्की खा लो, 1 चुटकी खा लो, 2 चुटकी, तो ये इसकी मेजरमेंट्स हैं। तो जो अजवाइन है वो आपने 2 चुटकी लेनी है, उसको हाथ पे रख के क्रश करना है और वो आप पानी के साथ खा लीजिए, या उसको रात को उसको भिगो के रख दीजिए पानी में और सुबह उसका पानी पी लीजिए। तो उससे ये सारे मसले ठीक रहेंगे। अच्छा डॉक्टर फैसल, अब ज़रा मुझे पुराने लोग अपनी गुफ्तगू में बार बार बड़े याद आते हैं, मैं उनकी मिसालें भी देती हूँ क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी वो करते थे। चलना फिरना उनकी ज़िंदगी में हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा हुआ करता था, दो कि हम लोग एक्सरसाइज भी है, बहुत सारे जिम्स भी हैं। मैं सुन रही थी, किसी के पास बैठी हुई थी तो वो जिक्र चल पड़ा कि जो पुराने लोग थे वो अपने वक्तों में पिन्नियों का इस्तेमाल, सुबह सुबह उठकर, या किसी ने अगर पूरे दिन के लिए शहर से बाहर जाना है, या जो बेसन के लड्डू होते हैं, इस तरह की जो देसी घी में बनी हुई ताकत वाली ग़िज़ाएँ होती हैं, आई मीन कि हमारी आज की जनरेशन तो इस तरह की ग़िज़ा के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकती, बट स्टिल अगर हम कंपेयर करें तो उन लोगों की जो बॉडी थी वो बेहतर थी। हमारी जनरेशन में ओबेसिटी बहुत बढ़ चुकी है, तो ग़िज़ा इतनी हैवी लेना, डेली बेसिस, कोई डाइट नहीं कर रहे हैं, किसी किस्म का ख्याल नहीं कर रहे हैं, किलो किलो दही खा जाते थे। मेरी अम्मा बताती हैं कि मेरे नाना सुबह के टाइम पे, और दूध वगैरह का इस्तेमाल, और यू नो हर चीज़ खालिस, लेकिन वो फिट, ये लोग फिट थे। तो क्या ऐसा हमने गलत कर दिया बीच में कि हम लोग इतनी सारी डाइट्स में पड़ गए और यही स्ट्रेस है, यही टेंशन है? हमने अपनी डाइट में रिफाइंड चीज़ों को और पैक्ड चीज़ों को शामिल कर लिया। अगर आप सिर्फ रिफाइंड चीज़ें अपनी डाइट से निकाल दें और ये हैवी चीज़ें खाना शुरू कर दें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि देसी घी जो सा है वो तो अब साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि ना वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, ना वो आर्टरीज़ को ब्लॉक करती है, कुछ भी नहीं करती, आपके बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है। लेकिन जो ये रिफाइंड ऑयल्स हैं, इनको कभी एक्सपीरियंस कीजिए अपने, जो उनसे किचन के ड्रेनेज होते हैं उनमें ये पत्थर की तरह जमी हुई होती है जब वो बंद होते हैं। तो इसलिए रिफाइंड चीज़ों को निकाल के अगर आप 50% भी नेचुरल की तरफ आ जाते हैं तो फिर ना ये पिन्नी आपको नुकसान पहुंचाएगी, ना बेसन के लड्डू नुकसान पहुंच जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि सुबह नाश्ते में खा लीजिए, दोपहर को आप अपना सैलेड या दही खा लीजिए। डॉक्टर साहब, वो पिन्नी के लड्डू या जो भी जो है खा के ये सारी चीज़ें, एक गिलास दूध पिए साथ। हमारी तरह गाड़ी में बैठकर दफ्तर नहीं आया करते थे ना, वो लोग अपने घर से पता नहीं मीलों का सफ़र वॉक करके वो तय किया करते थे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम दोपहर के टाइम पे फाइबर रिच्ड ले लें, ठीक है ना। सैलेड तो महंगी नहीं है ना, गाजर कितनी कोई महंगी है, खीरा कितना महंगा है, प्याज कितना महंगा है, टमाटर कितने महंगे हैं। डॉक्टर साहब, अब इन सब चीज़ों को बनाएं, एक सैलेड का प्याला बनाएं, इसमें थोड़े से चने डालें या ऑलिव ऑयल ऐड कर लें, ज़रा सा कर लें, ठीक है, और इसको खा लें। आपका वो शौक और वो एनर्जी भी पूरी रहेगी और साथ ये कि आपका हेल्थ जो सा है वो भी मेंटेन रहेगी। रात के टाइम पे आप अपनी थोड़ी सी पोर्शन कंट्रोल करें, जो क्वार्टर प्लेट होती है उसमें खाना खाना शुरू करें। ठीक होगी छोटी तो आप उसमें डालेंगे भी थोड़ा,
चावल जितना आप खाते हैं उसका 50% कम कर दें, रोटी जितनी आप खाते हैं उसका 25% बिल्कुल कम स्किप कर करने दें। को नहीं बोला आपने, सिर्फ कम करना है। और जो हमें विंटर्स में या मौसम की तब्दीली के साथ ही अपना वज़न घटाना मुश्किल लग रहा होता है, आई एम श्योर डॉक्टर फैसल ने जितनी टिप्स आपके साथ शेयर की हैं ये आसान हो सकता है अगर आप बगैर चीट किए इसको फॉलो करें। डॉक्टर फैसल, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक बहुत ही खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। स्टे विद अस।